गाय के जो पंचगव्य हैं उनसे निर्मित जो तरल है उसका प्रयोग खेतों में भी होता है, फसलों में भी होता है। और ऐसा ही पंचगव्य घृत का प्रयोग कई तरह की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भी होता है। तो गाय बहुत उपयोगी है। गाय के जो पंचगव्य घृत है उसका प्रयोग तो स्मृति बढ़ाने के लिए होता है, मानसिक चिंता से मुक्ति होने के लिए हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, याददाश्त की कमी होती जा रही है, मस्तिष्क में दबाव रहता है, तनाव रहता है, दर्द रहता है या याद नहीं रहता, तो ऐसी सब व्याधियों के लिए ऐसे पंचघृत का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे ही पंचगव्य का उसमें घृत का प्रयोग नहीं होके घृत की जगह उसको विशेष प्रक्रिया से तैयार करते हैं और ऐसे पंचगव्य आधारित तरल का प्रयोग फसलों के लिए होता है। आप कहोगे इतना पंचगव्य तरल हम कहाँ से लेके आए? तो आप उसको खुद बना सकते हैं। बनाने का कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है कि पंचगव्य इस तरल के लिए 5 जो तत्व हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है और किस तरह इसको तैयार करना है। लेकिन मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आप इसको सीधे खेतों में प्रयोग करने से पहले ट्रायल के रूप में प्रयोग करके देखें। आप सबके घर में कई तरह के पौधे होंगे, छोटी मोटी कोई बगिया होगी, छोटा मोटा कोई गार्डन होगा, तो पहले उसमें आप करके देखें। आपका कोई गमला सूखने लगा है, आपका कोई पौधा सूख गया है, कमजोर पड़ गया है, उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी पौधे पे फूल नहीं आ पा रहे हैं, वो काफी समय से फलने फूलने से वंचित रह गया है, तो ऐसे में सबसे पहले इस पंचगव्य तरल का प्रयोग इनमें करके देखें। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर एक परिवर्तन नजर आएगा। आपका सूखता हुआ ये पौधा है फिर से स्वस्थ होने लगेगा, फिर से उस पर कोपलें आने लग जाएंगी। यदि वो फूल नहीं दे रहा है तो आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उसमें फूल भी आने लग जाएगा। लेकिन आपको इस तरल का प्रयोग कम से कम सप्ताह में 1 बार पानी के साथ करना है और इस प्रयोग को जारी रखिए, क्योंकि इस पंचगव्य तरल से एक तो आपके पौधे को कई तरह के पोषक तत्व मिल जाएंगे, कई तरह के ऐसे तत्व भी मिल जाएंगे जो उसको जीवंतता देंगे, स्वस्थ देंगे, उसकी निरोगता को दूर करेंगे, उसकी पोषकता को सहजता से पूरा कर देंगे। दूसरा, कई तरह के रोगों से बचाने में भी ये तरल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमारे पौधों में किसी जीवाणु का या बैक्टीरिया या वायरस का प्रकोप हो जाता है, फंगस का प्रकोप हो जाता है, तो ऐसे में वो पौधा बीमार पड़ जाता है, उसका विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ये तरल जो है ऐसे जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से बचाने में भी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर कई ऐसे उसके अंदर रसायनों की सक्रियता बढ़ा देता है, ताकि वो जैसे कि एक मरीज है, एक रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति को हम दवा देते हैं तो दवा का क्या प्रभाव होता है? दवा का प्रभाव होता है उन तत्वों की पूर्ति करना जो उसके शरीर में कम हो गई है। यदि किसी को संक्रामक रोग हो गया है तो संक्रामक रोगों का होना इस बात का अर्थ है कि उस व्यक्ति के पास अपनी प्रतिरक्षक शक्ति कमजोर है। तो प्रतिरक्षक शक्ति ताकतवर बन सके, उस रोग का मुकाबला कर सके, इसलिए हम कई तरह के एंटीबायोटिक्स प्रयोग कराते हैं और इसी तरह दूसरी दवाओं का प्रयोग होता है। तो यही जो मूल सिद्धांत है हमारे इस पंचगव्य तरल का है। ये तरल भी भूमि के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से या पत्ती तने के माध्यम से उस पौधे में जाकर उसकी उस कमी को दूर करता है और उन्हें प्रतिकूल स्थिति से बचाने में मदद करता है। आप देखेंगे कि इस तरल का प्रयोग जैसे ही 3-4 बार आप करते हैं, आप ये बात भूल ही जाएंगे कि आपका ये पौधा मरने लगा था, इस पौधे की उम्र हो चुकी थी, आपने छोड़ ही दिया था कि ये स्वस्थ होगा, जिस पर कभी फूल भी खिलेंगे या फिर कभी फल भी आएंगे। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसका कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि ऐसे पंचगव्य तरल है उसमें सब तरह के आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। इसमें कई तरह के सक्रिय रसायन रहते हैं जो कई तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से भूमि से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को जड़ों के द्वारा उस पौधे में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जड़ें गहरी हो जाती हैं, जड़ें गहरी होंगी तो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होगा। दूसरा, आपकी भूमि की संरचना बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तरल भूमि पर एक सीधा प्रभाव डालता है, तो बहुत सारे जटिल अणुओं को, जटिल जो वहां पर तत्व हैं उनको विखंडित करके सूक्ष्म तत्वों में निर्मित कर देता है।
या फिर आप यदि रसायन आधारित किसी तत्व का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि खादों का प्रयोग किया जाता है, तो ज़्यादातर खाद तो सक्रिय रसायन है। तो इन सक्रिय रसायनों का प्रभाव हमारे शरीर पर या फिर हमारे पौधों के ऊपर कई तरह से होता है। तो उनकी जो प्रतिकूलता है, उनके जो साइड इफेक्ट से बचाने में भी तर्ल काफी मदद करता है। तो उस दुष्प्रभाव से भी आपको सुरक्षित रखेगा इसका ये प्रभाव। तीसरा, आपकी जमीन के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी सक्रियता को बढ़ाएगा। तो ये सक्रिय रसायन जड़ों के माध्यम से पौधे में पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो पौधे में पुनः जान आ जाएगी, पौधे आपके प्रफुल्लित हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। और जब सक्रियता आएगी तो निश्चित रूप से जो फलने की, फ्लावरिंग की जो गति है वो बढ़ेगी। क्योंकि देखने में आया है कि ऐसे तरल के माध्यम से भूमि की संरचना में बहुत बदलाव आता है। भूमि की संरचना में इसलिए बदलाव आता है कि उसकी कठोरता दूर हो जाती है, पोरसता बढ़ जाती है। पोरसता बढ़ने से और कठोरता दूर होने से पानी की जो सोखने की क्षमता बढ़ती है। पानी की क्षमता बढ़ने से पानी जड़ों की अधिकतम गहराई तक जाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, पोरसता बढ़ने से हवा का आवागमन भी काफी गहरी जमीन के अंदर होने लगता है। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है गहराई तक जाने शुरू कर देती है, जड़ों को काफी मात्रा में ऑक्सीजन मिलने शुरू हो जाती है। और ऑक्सीजन हमारे लिए और प्राणी जगत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के जैसे हम बेचैन हो जाते हैं, हम घबराहट महसूस करने लगते हैं, हम कमजोरी अनुभव करने लगते हैं, हमारी कई क्रियाएं बाधित होने लगती हैं। ठीक इसी तरह यदि प्राणी इन वनस्पतियों को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले, क्योंकि दिन के समय तो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से सिंथेसिस क्रिया में अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन उसके दूसरे समय ये ऑक्सीजन के माध्यम से अपने निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, अपने फैलाव बढ़ाते हैं, अपना विकास बढ़ाते हैं। इसलिए पशु प्राणियों के अंदर, इन जीव जंतु, इन वनस्पतियों के अंदर भी जो बढ़ोतरी की गति है रात्रि को ज्यादा होती है। अब तो ये भी पता लगा है कि अंकुरण की प्रक्रिया रात्रि के अंधकार में दिन के सूर्य की तुलना में ज्यादा तीव्र होती है। अंकुरण की गति जो है उसी समय ज्यादा सक्रिय रहती है। तो ऐसे में आप यदि इस पंचगव्य निर्मित तरल का प्रयोग करते हैं तो अधिकतम जो जमीन की गहराई तक ऑक्सीजन पहुंचने लगती है और जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। तो ऐसे में जड़ ज्यादा मजबूत होती हैं, जड़ों में कई तरह की रासायनिक क्रियाएं सुगमता से हो पाती हैं। जड़ ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को सोख कर पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचा पाती हैं। इसलिए पौधे का विकास हो जाता है, पौधे पर समय के अनुसार फूल आने लगते हैं और फूलों की गुणवत्ता, उनकी बनावट, उनका आकार निश्चित रूप से आपको प्रभावित करने वाला है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनको सैकड़ों सालों से अनुभव से प्राप्त किया गया है। ये रसायन आधारित नहीं है। रसायन आधारित का तो प्रतिकूल असर पड़ता है, यद्यपि शुरुआत में उसका हमें काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यदि हम बीमारी के दौरान कोई पेन किलर खाते हैं तो उस पेन किलर से कुछ समय तो हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हमारे अंदर जिस कारण से दर्द की शुरुआत हुई वो कारण यथावत रहता है। जब तक उस कारण को दूर न कर दिया जाए हम दर्द से मुक्ति नहीं पा सकते। पेन किलर हमें अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्षणिक आराम प्रदान कर सकता है। ठीक यही स्थिति वनस्पति जगत के साथ है। वनस्पति जगत को भी अपने को प्रफुल्लित करने के लिए, पूरी तरह विकसित होने के लिए उस तत्व की आवश्यकता है जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। तो ये तत्वों की आपूर्ति सिर्फ प्राकृतिक माध्यम से प्राप्त वस्तुओं के से संभव है। तो ये पंचगव्य प्राकृतिक है, अनुभवतीत है, हजारों सालों से इसका प्रयोग हो रहा है। इसीलिए गोबर का, गौमूत्र का, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरिया का प्रथम निर्माण भी मूत्र के माध्यम से हुआ था। कि जिस जगह मूत्र त्याग किया जाता है वहाँ की मिट्टी में यूरिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन मूत्र का यूरिया और रसायन यूरिया दोनों में फर्क है। मूत्र का जो यूरिया है तो एक तो स्टैंडर्ड मात्रा में रहता है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं रहते। तीसरा, ये ऑर्गेनिक सहज है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, ये तीक्ष्ण प्रभाव नहीं डालता। लेकिन रसायन आधारित यदि आप यूरिया इतनी मात्रा में प्रयोग करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी है। इसलिए यूरिया यदि ज्यादा छिड़क दिया जाता है तो बहुत सारी फसल नष्ट भी हो जाती है, सूख जाती है, मर जाती है। लेकिन ऐसा प्राकृतिक यूरिया के साथ नहीं होता है। प्राकृतिक यूरिया से हमें अधिकतम लाभ ही मिलता है।
तो ये यदि बात की जाए पंचगव्य निर्मित तरल की, तो निश्चित रूप से इससे हमें अच्छे परिणाम भी मिलने पाए। और यदि आपका इसका प्रयोग गमलों में करेंगे, अपने गार्डन में करेंगे, और यदि आपको अच्छे परिणाम होते हैं तो फिर इसका प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इस संबंध में मैं आगे फिर दोबारा विस्तार से बनाऊंगा। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं आपको सूचना दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप इस जानकारी का लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों।